हम आइए पवन, मुझे लग रहा है कि अभी पिछले 2-3 दिन के अंदर ही हम फिर मिल रहे हैं। बट थैंक यू सर। जी सर। और पिछली बार जब आप अभी कुछ दिन पहले आए थे तो उसके बाद कुछ डीब्रीफिंग आपकी हुई, बताया गया होगा कि कहाँ कमी है, क्या क्या है, तो क्या क्या आपको लग रहा है कि आपने इम्प्रूव कर लिया है ऑलरेडी? अब सर मैंने रिवाइज करने की कोशिश की है कि जहाँ जहाँ लग रहा था कि ये कमज़ोर है तो मैंने थोड़ा सा प्रयास किया उसको, इस बीच में जो समय मिला उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें। थोड़ा सा प्रयास कैसे पूरा प्रयास करना पड़ता है? जी सर। क्योंकि 24 घंटे आपके डिस्पोजल पर हैं, जिसमें कि नरेंद्र मोदी 24 घंटे का उपयोग करके पूरे देश को चला रहे हैं, राजनीति भी कर रहे हैं, प्रशासन भी देख रहे हैं, ओलंपिक वालों को मैसेज भी दे रहे हैं, ये सारा काम चल रहा है। अच्छा बताइए, आज का ओलंपिक का अचीवमेंट हमारे देश के लिए? सर आज जो अभी सुनने में आया है कि एक जैवलिन थ्रो में स्वर्ण मिला है। स्वर्ण मिला है, बहुत बड़ी बात। हाँ। और अन्य कोई और किसी खेल में तो कोई पदक नहीं मिल पाया है सर आज। श्योर है? कंफर्म है? सर अभी तक से जो मैंने पढ़ा है सर वही एक स्वर्ण। पढ़ने का नहीं था, तो टीवी ओवी के ऊपर, जी सर न्यूज़ पे मैंने जो देखा, मोबाइल के ऊपर। अच्छा, तो कितना आप अंदाजे से बताइए, तकरीबन कितना जैवलिन कितने दूर तक फेंका हमारे प्लेयर ने जिनको स्वर्ण पदक मिला? सर मैंने उसके बारे में पूरा डिटेल अभी नहीं लिया, अभी आते आते मैंने सिर्फ सुना इसको कि जैवलिन में स्वर्ण मिला है, तो इसको मैं जाके सर मैं देखूंगा। क्योंकि जैवलिन थ्रो में उम्मीद है, ये बात कई दिनों से चल रही थी कि जैवलिन में है उम्मीद, अभी बाकी है उम्मीद, ऐसा चल रहा था। जी सर। अच्छा, एक खिलाड़ी को कितना थ्रो मिलता है, कितनी बार वो थ्रो करता है? सर पूरा डिटेल इसके बारे में सब जानकारी नहीं है सर। अच्छा ये बताइए कि अभी जो खेल रत्न अवार्ड था, जो स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अवार्ड था, जी सर, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के नाम से वो था, अभी उसको ध्यानचंद जी के नाम से कर दिया गया कल से। तो आपको ये परिवर्तन ठीक लग रहा है? सर मेरा मानना है कि कोई भी जो खेल या जो रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं या जो इसमें पुरस्कार हैं या स्टेडियम वगैरह हैं, इनका नाम खिलाड़ियों के नाम पर ही रखा जाए तो उचित होगा। इसमें राजनीति का प्रयोग ना हो तो ये बेहतर ही होगा आगे भविष्य में खेल के लिए, इससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन भी मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अभी फिलहाल कई ऐसी चीज़ है जो कि राजनीतिज्ञों ही के नाम पर खेल में भी है, जहाँ देखिए वहीं उन्हीं के नाम से सब कुछ है। जी सर। तो जैसे खेल में जो आपका स्टेडियम है, अभी पिछले साल ही वल्लभ भाई पटेल से नाम छीनकर वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने अपने नाम पर स्टेडियम ले लिया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में बन गया। जी सर। दोनों एक ही सरकार में कंट्राडिक्शन नहीं देखता है? जी सर। ये पटेल भी खिलाड़ी नहीं थे, वो भी राजनीतिज्ञ थे। जी सर ये कंट्राडिक्शन दिख रहा है और मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम कर रहे हैं तो ये राजनीति से परे ही होना चाहिए, चाहे सरकार कोई भी हो, उसे इन सब चीज़ों से मुक्त रहना चाहिए। अगर वो किसी एक जगह बदलाव कर रही है तो उसे सभी जगह बदलाव करने चाहिए, ताकि इससे एक पारदर्शिता भी आएगी, लोगों में एक मैसेज भी जाएगा कि ये सरकार पारदर्शी है और जो खेल से संबंधित चीज़ें हैं उनको उसी को बढ़ावा। क्या आपको नहीं लगता कि नाम परिवर्तन की जो राजनीति है उससे परहेज ही किया जाना चाहिए? जी सर। इसकी तुलना में कि हर जगह ये बदलाव लाए जाए, उससे ज्यादा बेहतर है उससे बड़ा एक अवार्ड हम स्टार्ट कर दें, या आगे से कम कहे कि भाई आगे से यही होगा, अब जो हो चुका है वो हो चुका है। जी सर। आगे से हम ऐसा ही करेंगे। जी सर, ये मैं इस बात से सहमत हूँ सर कि ऐसा ही होना चाहिए कि ये जो नाम परिवर्तन की राजनीति है इससे बचा जाना चाहिए, या जो हो चुका उसको अब आगे के लिए ऐसा फिर बड़ी पार्टी न बने कि आने वाली सरकार फिर जो अभी नाम परिवर्तित हो जा रहे हैं तो फिर आने वाली सरकार भी फिर इसी बड़ी पार्टी को इसकी रेस ना शुरू हो जाए, इससे बचने का सब प्रयास करना चाहिए। तो ये बताइए कि अभी कितना स्वर्ण पदक, कितना रजत पदक और कितने कांस्य पदक आ चुके हमारी झोली में? इस बार ओलंपिक की बात करें तो इसी ओलंपिक की बात करें। एक सर अभी स्वर्ण आज जो मिला है और 2 रजत पदक मिले हैं और 3 सर कांस्य पदक मिले हैं सर। 3
कांस्य पदक। जी सर। ओके। अच्छा, अभी आपने हिंदी लिटरेचर में कुछ पढ़ाई वगैरह कर ली थोड़ी 2-3 दिन में? जी सर, थोड़ी पढ़ी है सर। अच्छा, तो किसी भी कवि जो आपके प्रिय कवि हैं, जी सर, उनकी 4 पंक्तियां जरा हम लोगों को सुनाइए, जो आपके सबसे प्रिय कवि हैं। जी सर, अगर मैं प्रसाद की कुछ पंक्तियां सर बताना चाहूँगा। जी सर। हिमाद्री तुम श्रेणी से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, प्रशस्त पुण्य पंथ है, सॉरी सर, अमृतवीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतीक सोच लो, और प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। किस पुस्तक में लिखा है प्रसाद जी ने ये लाइन लिखी है? सर ये चंद्रगुप्त से। चंद्रगुप्त। जी सर, चंद्रगुप्त नाटक से सर। अच्छा, और कोई? जी सर, अगर रामायण की और दूसरी जी सर, किसी और कवि की? एक तो आपने प्रसाद का कही दिया। जी सर। सर अगर निराला की बात करें तो धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका, जाना तो अर्थागम उपाय, पर रहा सदा संकुचित काय। ये सर इनकी सरोज स्मृति कविता से सर। तुलसीदास जी की रामचरितमानस छोड़कर जी सर, और 3 रचनाओं का नाम लीजिए, बताइए हमें। सर तुलसीदास की सर एक रामचरितमानस को छोड़कर। जी सर, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली। जी सर। विनय पत्रिका में क्या क्या है, उसका थीम क्या है कवि का? सर विशेष इसमें मैंने नहीं पढ़ी है सर। अच्छा, कवितावली या दोहावली आपने देखा है कभी? सर कवितावली के उत्तरकांड से संबंधित कुछ रचनाओं को पढ़ा है सर मैंने। पढ़ा है? जी सर। उसमें भी राम कथा ही है या? जी सर, जी सर। राम कथा ही का सर उसको सर उसमें ये बताया गया है कि जो अभी वर्तमान जो कलिकाल है उसमें क्या दशाएं समाज की हो गई है और एक आदर्श समाज क्या होना चाहिए, उसकी रूपरेखा सर रामचरितमानस में जो तत्कालीन वर्णन है वो सर इसमें दिखता है सर कवितावली में सर। दिनकर जी की रश्मि रथी पढ़ी है? सर मैंने रश्मि रथी स्पेशली रश्मि रथी नहीं पढ़ा कभी सर। अच्छा, कुछ परिपाटी सी थी कि जो खलनायक हुआ थे ओरिजिनल जो ग्रंथों में, जी सर, उनको नायक बना करके पेश किया गया। तो यह सही आप मानते हैं साहित्यिक दृष्टि से कि महाभारत में जिसको खलनायक करके दिखाया गया, जी सर, उसको नायक करके ना, यही है रश्मि रथी में? सर आपका इशारा कर्ण की ओर। हाँ हाँ, जी सर। आपने रश्मि इसका मतलब पढ़ी है, रश्मि रथी कर्ण था, कर्ण को ही कहा गया रश्मि रथी। सर मैंने स्पेशली पूरे डिटेल में उसको नहीं पढ़ा है, लेकिन उसकी जो थीम है उसको मैं थोड़ा बहुत जो पढ़ने को मिला है वो मैंने पढ़ा है उसको। सर उसमें उनका कहने का तात्पर्य कवि का ये है कि किसी भी व्यक्तित्व का कोई एक पक्ष नहीं होता एक, और इसी में एक लाइन कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को, हर व्यक्ति में छुपा है 10-20 आदमी, जिसको भी देखो उसको 10-20 बार देखो। अगर इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो हर आदमी में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ साथ साथ होती है। तो इसी नज़रिए से कर्ण की भी वहाँ पे वर्णन किया गया है। इसी का अगर हम दूसरे अन्य देखें जैसे कि मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत, साकेत में तो कोई ऐसा नहीं है कि विलेन को, साकेत खलनायक को नायक बनाने का प्रयास नहीं है। जैसे उसमें 8वें सर्ग में सर जो कैकेयी का जो पश्चाताप है उसको दिखाया गया। तो एक तरह से रामचरितमानस में कैकेयी को तो एक खलनायक की भूमिका ही मान सकते हैं शुरुआती। वहाँ भी पश्चाताप दिख रहा है, कैकेयी का पश्चाताप वहाँ भी दिख रहा है। यहाँ सर उन्हीं का दूसरा भी दिखता है। जी सर। अच्छा, आपने एक सेंटेंस कहा था अभी कि हर प्राणी के अपने अलग कई रूप होते हैं और आपका जो भी है, आपका दृष्टिकोण जैसा है वैसा आप उसको देखते हैं। जी सर। तो रामचरितमानस में एक पंक्ति है जो इस चीज को कहती है कि हर आदमी अपनी अपनी दृष्टि से उसी चीज को देखता है। जी सर, लेकिन मैं सर अभी रिकॉल, बहुत प्रसिद्ध लाइन है वो, जिसका उपयोग मतलब बातचीत में होता रहता है। जी, प्रभु मूरत देखिए तिन तैसी, जी जैसी। तो राम थे वहाँ खड़े, बहुत लोगों ने मन ही मन प्रणाम किया और कुछ लोगों ने कहा कि साथ सवाल नहीं पैदा होता कि इसको धनुष तो करके हम शादी कर रहे थे। तो ओके सर, पवन मैं देख रहा हूँ कि आपने नेट कर रखा है। जी सर। इतिहास विषय से। जी सर। तो
अध्यापन के लिए आप उपयुक्त हैं? आपने एलिजिबिलिटी टेस्ट भी पास कर रखा है, प्रशासन की क्या जरूरत? सर ये अभी सर अब ऐसा हो गया है कि अब अध्यापन में वही जाएंगे जो पीएचडी कर चुके हैं, और मैंने अभी तक पीएचडी की नहीं है सर। तो इनरोल कर लीजिए आप तो। जी सर कर सकते हैं, लेकिन सर मैंने अपना एक लंबा समय प्रशासन में लगाया है, प्रशासन को दिया है, मैंने 9 साल जॉब भी किया है, और मेरी पहली प्राथमिकता से प्रशासन में लगाई है। चलिए अच्छी बात है। अच्छा ये जो पंचायती जो सिस्टम है, पंचायती प्रथा, जी सर, ये कहा जाता है कि भारत में पहले से भी थी, इतिहास में भी विद्यार्थी रहे हैं। भारत में अगर पंचायती प्रथा को एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के रूप में देखा जाए तो किस काल में ये अच्छी तरह से लागू थी? अगर इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं समझ पा रहा हूँ अभी इसको, लेकिन इसके लिए जो प्रयास किए गए थे वो अंग्रेजों काल में लॉर्ड रिपन के नहीं, आप तो इतिहास से आपने एमए किया है, आपने तो नेट भी कर रखा है, और हिस्ट्री में एक पर्टिकुलर पूरा का पूरा फेज है जो मतलब जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पहचान ही लोकल सेल्फ बॉडी के कारण है। जी सर, चोल काल में सर देखने को मिलता है। हाँ, अच्छा, चोल एडमिनिस्ट्रेशन की विशेषता रही है। ओके, तो यानी प्राचीन काल में हम कह सकते हैं, मेरा प्रश्न काल से संबंधित है। फिर क्या वजह है कि पंचायती राज सिस्टम या लोकल सेल्फ गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या मतलब मध्यकाल में आके विलुप्त हो गया या कमजोर पड़ गया ऐसा? जी सर, उसके कमज़ोर पड़ने के कुछ कारण रहे हैं जो मध्यकाल में कमज़ोर पड़ रहे हैं। मध्यकाल में एक तो सामंती व्यवस्था पूरे भारत में लगभग हर जगह थी, और सामंती व्यवस्था में वो जो जमींदार होते थे उनके द्वारा प्रशासन को चलाया जाता था, और वो एक तरह से उनका मनमाना शासन ही होता था, उसमें किसी से कोई सलाह मशविरा की कोई गुंजाइश नहीं बन पाती थी, जिसके कारण इस व्यवस्था का चलन हुआ है। अच्छा, ये पंचायती जो सिस्टम है, पंचायती प्रथा जो है, पंचायत अब तो अधिनियम ला दिया गया 1992-93 में। जी सर, 1993 में सर इसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा सर इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ये 40 साल क्यों लगे? आज़ादी के तुरंत बाद क्यों नहीं लागू किया गया इसे? सर इसके लिए प्रयास सर 1950 के दशक में किया गया था, और इसे राजस्थान में सबसे पहले लागू भी किया गया, लेकिन वो वर्तमान जो स्वरूप है उस रूप में नहीं आ सका। इसके सर ये सरकार की प्राथमिकता में ये चीज़ ऐसे मान सकते हैं कि सरकार की प्राथमिकता में यह नहीं था, और सरकार की जो प्राथमिकता थी वो भारी उद्योगों को बढ़ावा देने और अन्य प्रशासनिक जो केंद्र थे उस पर था, पंचायती राज पर फोकस कम था, जिसके कारण ये दिक्कतें आई। और बाद में जब महसूस हुआ कि नहीं, जब तक प्रशासन का विकेंद्रीकरण नहीं होगा तब तक निचले स्तर तक विकास को और लाभों को नहीं पहुंचाया जा सकता, तो फिर उसके बाद प्रयास किए गए। तो इस अधिनियम जो पंचायती राज अधिनियम है उसको आप किस हद, आपने खुद ही कहा कि 1950 के दशक में जब इसे लागू किया गया तो सफलता नहीं मिली। जी सर। अब आपको क्या लगता है कि 90 के दशक में इसे लागू कर दिया गया, एक्ट ला दिया गया, तो 2021 में आज हम क्या कह सकते हैं कि इस अधिनियम के माध्यम से हम वास्तविक अर्थों में पंचायतों में या लोकल स्तर पर विकेंद्रीकरण कर पाए हैं? सर, कोई भी जो व्यवस्था लोकतंत्र की होती है वो एक दिन में एकाएक स्थापित नहीं हो जाती और अपने आदर्श रूप में नहीं आ जाती। कोई भी व्यवस्था को विकसित होने के लिए एक समय 30 साल की जरूरत होती है। सर जी सर, मैं मानता हूँ सर कि ये 30 साल के लगभग समय हो चुका है, लेकिन इसे हम ये भी तो नहीं कह सकते कि जो 1990 के दशक का जो पंचायती राज था वो आज वही है। उसमें क्रमिक परिवर्तन और धीमी परिवर्तन ही आ रहा है, लेकिन परिवर्तन सर हो रहा है, और इसे अगर आगे भी समय आगे इसको अवसर मिलेगा तो जैसे जैसे लोगों में बौद्धिक चेतना का विकास होगा, लोगों की भागीदारी इसमें बढ़ती जाएगी, तो आगे इसका और विकास होगा। आपने चूंकि काम किया है पंचायत रोजगार सेवक के रूप में, तो आपने काफी नजदीक से देखा होगा कि कैसे पंचायती राज सिस्टम काम कर रहा है, मुखिया जी किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो आपने क्या महसूस किया कि हमारे गाँवों में, मान लीजिए कि यहाँ भी आपने काम किया हो, कहाँ आपने काम किया था? जी सर, बंदरा प्रखंड में और कांटी प्रखंड में काम करने का मौका मिला। कौन सा जिला था? मुजफ्फरपुर जिला। हाँ, मुजफ्फरपुर जिला के जिन प्रखंडों में आपने काम किया वहाँ किस हद तक आपने बदलाव महसूस किया? जी सर, अगर मैं अपने अनुभव की मैं बात करूँ तो मैं जब 2007 में गया था
तो मनरेगा योजना को मैं वहाँ क्रियान्वित कर रहा था, तो इसके लिए प्रावधान था कि जो योजनाओं का चयन होगा वह पंचायतों के माध्यम से होगा और वो उसके लिए ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। लेकिन मैंने महसूस किया कि चूँकि मैं पहली बार था और बहुत ज़्यादा अनुभव भी नहीं था और बहुत ज़्यादा कोई प्रॉपर ट्रेनिंग भी हम लोग को नहीं मिली थी, हम लोग सीखते सीखते ही सीखे हैं। तो पहली बार जो योजनाओं के चयन के लिए हम लोगों ने ग्राम सभा को आयोजित करने के लिए मुखिया जी से बातचीत की और उसके लिए उन्होंने कहा कि आप इसके लिए जो कर सकते हैं कीजिए, प्रचार प्रसार कीजिए। तो इसकी कोई पहले से बहुत ज़्यादा परिपाटी नहीं थी, जिसके कारण मैंने प्रचार करवाने के बावजूद जब मैं ग्राम सभा के दिन वहाँ उपस्थित हुआ तो उपस्थिति नगण्य थी, बिल्कुल ही नगण्य, जिसको मान सकते हैं इक्का दुक्का 2 4 5 लोग आए, उसके अलावा लोग आए ही नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे जब हम लोग वहाँ पंचायत में बैठना शुरू किए, पंचायत के लोगों से हमारा कनेक्ट हुआ और योजनाओं को जब हम लोगों ने धरातल पर उतारना शुरू किया तो उसके बाद हम लोगों ने मीरसा कमेटी की एक रिपोर्ट भी थी, उसी के अकॉर्डिंग फिर काम करते हुए योजनाओं को बनाने के लिए वार्ड स्तर तक गए और वार्ड स्तर तक पहले वार्ड सभा करते थे और वार्ड सभा करके वहाँ जब लोगों से योजनाओं का चयन करते। चलिए, मुझे लगता है कि आपके पास बहुत लंबी कहानी है, लेकिन वस्तु स्थिति यही है कि न गाँव में कुछ विकास दिखता है पिछले 30 सालों में और नगर निकाय तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गए हैं। पटना में रोज बाढ़ आ जाती है, डूब जाते हैं, हम नगर आयुक्त को हम बर्खास्त कर देते हैं, वो राजनीति करने लगते हैं, यही देश चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं है। सर अगर उसमें समय दिया जाए तो सर बदलाव तो सर आएंगे, इतना समय तो मुझे लगता है कि 3 दशक काफी होता है। किचन गार्डनिंग आप करते हैं? जी सर। बिहार सरकार ने किचन गार्डनिंग को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए हैं क्या? जी सर, थोड़ा सा इसमें जो मुझे समझ में आ रहा है कि रूफ टॉप के लिए वहाँ पे कुछ प्रावधान किए गए हैं। क्या किया गया? जैसे कि छत पे अगर बागवानी काम या सब्जी उब्जी थोड़ा सा उगाना चाहते हैं तो उसके लिए अनुदान की व्यवस्था की गई है। कितना अनुदान है उसमें? सर उसमें 50,000 तक की अधिकतम राशि की सर बात की गई है सर। अच्छा, 50,000 रुपये की मदद की जाएगी? अधिकतम है सर ये, जो उसके लिए एरिया निर्धारित है और एरिया के अकॉर्डिंग ही उसका अनुपात है। उसके लिए कुछ योग्यता भी निर्धारित है या कोई भी आवेदन कर सकता है? चलिए, उसके लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसके पास जो कम से कम जो छत है वो 30 बाई 20 का छत हो और उसमें पर्याप्त जगह हो, खाली हो। तो आप इस तरह के किसी योजना का हिस्सा बनना पसंद करेंगे जो कि आपकी हॉबी है? जी सर, समय मिलने पर मैं इसको जरूर सर करूँगा सर। समय मिलने का क्या मतलब? सर थोड़ा सा अभी तो सर जो जहाँ मैं करता हूँ वहाँ पे सब छत का हम लोगों के पास ज़मीन ही काफ़ी होता है, लेकिन अगर मान लीजिए कभी अगर मुझे शहर में रहना पड़ा और जब शहर में रहूँगा अगर वहाँ ज़मीन नहीं मिलेगा तो वहाँ अगर छत का स्कोप हुआ तो मैं उसको सरकारी मकान में रहेंगे। जी सर। तो सरकारी मकान में इसकी इजाज़त होगी क्या? सर अभी तो सर जहाँ तक मैं समझता हूँ उसके लिए कोई इजाज़त ऐसी कोई बात नहीं है और जब आगे जैसा होगा सर। अच्छा, अभी आप खैर आप छोड़ दो, छत वाली कहानी हम लोग भूल जाएं। जी सर। थोड़ी जमीन जो घर के उसी को किचन गार्डन कहा जाता है। जी घर के आसपास जो थोड़ी जमीन है उसको, तो क्या उसमें आप किस तरह का गार्डनिंग कर रहे हैं किचन गार्डन के हिसाब से? जी सर, मैं जैविक रूप से जो अपना दैनिक उपयोग के लिए जो सब्जियां होती हैं उसको मैं उगाता हूँ सर। तो अभी क्या क्या कर रहे हैं? अभी सर वर्तमान में सर मेरे पास सर भिंडी है, करेला है और नेनुआ है, कद्दू है। कितनी जमीन है आपके पास? आपके घर मेरे पास सर 900 स्क्वायर फीट का स्पेस है सर। आपके गांव जहाँ के आप हैं वहाँ या यहाँ जहाँ आप नौकरी कर रहे हैं? जहाँ मैं सर हूँ अभी, जहाँ आप पदस्थापित हैं? नहीं, चूँकि मेरा जो पदस्थापित तो सर मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ और जहाँ मैं पदस्थापित था अभी तो मेरा होम ब्लॉक ही था, तो घर से आना जाना ही होता था, तो मैं रहता तो अपने घर पे ही था। कर रहे थे? जी सर। करेला पर्याप्त करेले की उपज हो रही थी? जी सर, घरेलू उपयोग के लिए सर हम लोग 3 पेड़ जो मैं लगाता हूँ तो 3 पेड़ में पहले 3 महीना तक तो वो पर्याप्त होता है, फिर उसके बाद उसको जब खत्म होता है तो फिर से लगाते हैं, तो दूसरा लगाते हैं फिर? जी सर, वो तरह चलता रहता है और 3 पेड़ में हमारा घरेलू उपयोग पर्याप्त हो जाता है। पर्याप्त आपके परिवार के लिए पर्याप्त है? जी सर। आप मनरेगा से जुड़े हुए हैं? जी सर। और इसको बड़ी ही संघर्ष के बाद लाया गया था इस कार्यक्रम को। जी सर। योजनाओं का चयन आप कैसे करते हैं? जी सर, योजनाओं को चयन पहले सर 2012 से पहले तक
ग्राम सभा के द्वारा किया जाता था, और अब 2012 के बाद से वार्ड सभा आयोजित कर वहीं के लोगों से योजनाओं को लिया जाता है और उसका फिर एक क्रम निर्धारित करते हुए उसको क्रियान्वित किया जाता है। वार्ड सभा एक्ट कब बनाया बिहार सरकार ने? सर 2012 में इसे लागू किया गया था। मिहिर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सर इस पर किया गया था। क्या आपको पता है कि जैसे केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, जी सर। उसी प्रकार से पंचायत की भी सरकार है जी सर। या एजेंसी है? सर इसे तो मैं जैसे एक त्रिस्तरीय सर व्यवस्था है, जैसे संसद केंद्र की सरकार है, राज्य सरकार है, वैसे ही स्वायत्त निकाय ग्राम पंचायत भी है सर। इस स्वायत्तता को अनुच्छेद किस संशोधन के संविधान के संशोधन के बाद लाया गया? 73वें संविधान संशोधन के बाद। इनका उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? सॉरी सर, जहाँ तक मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ सर पी.वी. नरसिम्हा राव। और नगर निकाय के लिए कौन सा संशोधन? 74वां संविधान संशोधन। उसके पहले किस तरह की व्यवस्था थी? सर उससे पहले ही पंचायती राज व्यवस्था लागू थी, लेकिन वो संवैधानिक नहीं था, उसे संवैधानिक दर्जा नहीं मिला हुआ था। और वो उसका कालखंड क्या था, कब से कब तक था? सर ये 1959 से पंचायती राज व्यवस्था तो 1959 से ही लागू हो गई थी और उस समय से लेके लागू ही रही, लेकिन उसका कोई नियमित चुनाव नहीं हो पाता था। कई राज्यों में, हर राज्य में अलग अलग व्यवस्थाएं लागू थी, कोई नियमित फिक्स टेन्योर या कुछ पता नहीं चल पा रहा। और 59 के पहले किस तरह की व्यवस्था, जब देश की को आज़ादी मिली तो किस प्रकार की व्यवस्था काम कर रही थी? सर उससे पहले तो सर ब्रिटिश कालीन में तो नहीं, आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद सर ये एक योजना सर लाई गई थी, क्षेत्र विकास योजना करके, खंड विकास योजना करके, जो प्रखंड के द्वारा ही संचालित की जाती थी और उसमें सर और डिटेल सब उसके बारे में। 2000 के पहले कितनी बार चुनाव हुए बिहार में, पंचायत चुनाव? सर उससे पहले सर 93 से पहले की सर बात कर रहे हैं सर। 2000 के पहले 2000 के पहले। सॉरी सर मेरा पूरा एग्जैक्ट डाटा तो नहीं, एक सर जो मुझे याद है कि 80 के लगभग में एक चुनाव हुए थे और 80 के बाद सर 2001 में चुनाव हुए हैं सर, और 80 से पहले की सर चुनाव के बारे में सब नहीं। उससे पहले 78 में हुई थी और उससे पहले 62 में हुई थी। 62 के पहले रेगुलर वो हो रहा था। अभी क्या नियमित रूप से चुनाव हो रहे हैं? जी सर 2001 के बाद सर नियमित चुनाव हो रहे हैं सर। अभी इस बार सर उसके कार्यकाल समाप्त होने के बाद कोरोना के कारण चुनाव नहीं हो पाया है, इसमें अभी 6 महीने की लगभग डिले हो गई है और इसके अभी चुनाव की प्रक्रिया सर फिर से जारी है। पंचायत की, ग्राम शासन की जो जड़ें हैं वो हमारे इतिहास में है और इसी से गांधी जी को भी प्रेरणा मिला जी सर कि यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था होना चाहिए। गांधी जी इसके पक्षधर भी थे कि संविधान में ये व्यवस्था किया जाए। जी सर। तो क्या संविधान में इसका ये प्रावधान, ये पंचायती राज की व्यवस्था की गई है? सर अनुच्छेद 40 में सर इसकी चर्चा, जब संविधान बना था तो अनुच्छेद 40 में ये कहा गया था कि राज्य पंचायतों का गठन करेगी और उसके बाद जो 73वां संविधान संशोधन है उसके बाद अनुच्छेद 243 में क से 9 तक इसके लिए प्रावधान किए गए सर। मौर्य काल का कालखंड क्या आप मानते हैं? जी सर मौर्य काल का कालखंड सर 326 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बीच सर। और नालंदा विश्वविद्यालय किस कालखंड में ही बना है? क्या है सर ये गुप्त काल में से बना था। क्या आपको एग्जैक्ट पता है कब इसका निर्माण हुआ, exact कितने सर- वर्ष लगे बनने में? ओके सर। अच्छा आप कॉमन ये बतलाइए कि आप SDM बन गए हैं सर और गाड़ी से अपने जा रहे हैं, अपने आप हैं, आपका ड्राइवर है और अचानक से एक एक्सीडेंट हो जाता है, एक आदमी को लग जाती है गाड़ी से धक्का, वो वहीं पर मर जाता है। उस वक्त पूरे गांव के लोग आपके खिलाफ को लाठी बल्लम बर्छा वगैरह लेके पहुंच जाते हैं और एकदम स्थिति में है कि वो आपको पिटाई करने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे उसको?
सर पहला तो जैसे ही वो धक्का लगता है तो मेरा पहला प्रयास हुआ कि उसको वहाँ से उठवा के पहले अस्पताल नहीं वो मर गया है भाई। मर गया है, फिर भी मेरा पहला और आदमी आपको घेर चुके हैं चारों तरफ से। इसके लिए सर मेरा जो प्रयास होगा कि आदमी को पहले समझाने का प्रयास किया जाए कि वो शांति बरतें। और एक्सीडेंट तो किसी कभी भी होते ही रहते हैं रोड पे, लेकिन वहाँ पे अगर ज़्यादा भीड़ उग्र हो जाती है तो सर मेरा प्रयास होगा कि जो वहाँ के लोकल लीडर हैं, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे संपर्क कर और उनको समझाने का प्रयास किया जाए। अच्छा एक और सिचुएशन आपको आपके समझ रखते हैं। मान लीजिए कि भयानक आपके क्षेत्र में अग्निकांड हो गया, बहुत लोग फंस गए, एक सिनेमा हॉल में आग लग गई या बहुत लोग वहाँ फंसे हुए हैं और आप वहाँ रेस्क्यू करने के लिए पहुँचे। वहाँ पर बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, यंग लोग भी हैं। आप किसको पहले निकालिएगा वहाँ से? सर ऐसी स्थिति में तो एक तो धर्म संकट की स्थिति होती है, लेकिन जो पहली प्राथमिकता होगी वो बच्चों को निकालने की, फिर महिलाओं को निकालने की, उसके बाद बुजुर्गों को निकालने की, उसके बाद जो नौजवान हैं उनको निकालने की। अच्छा ठीक है सर। पवन जी सर। अकबर और अशोक आपकी नज़रों में कौन महान था? सर मेरी नज़रों में सर दोनों महान है सर। नहीं, एक को चुनना। अगर एक क्वेश्चन चुने तो सर अगर तत्कालीन परिस्थिति के हिसाब से देखें तो अशोक ज़्यादा महान है। क्यों? अकबर क्योंकि सर मैंने जैसे पहले ही कहा कि दोनों महान हैं, लेकिन अगर देखा जाए कि अगर तुलनात्मक रूप से तो मैं अशोक को इसलिए मानता हूँ कि अशोक ने जो धर्म की नीति अपनाई और सभी वर्गों में सामंजस्य की जो नीति अपनाई, उससे पहले उनके पास कोई ऐसा उदाहरण उपस्थित नहीं था। जबकि अकबर ने जो इस नीति को अपनाई तो उनके सामने अशोक की नीतियाँ मौजूद थी, इसलिए सब मैं उनको क्या आप मानते हैं कि अकबर या अशोक जो है राष्ट्रीय शासक थे, धर्मनिरपेक्ष शासक थे? सर राष्ट्रीय शासक की जो अवधारणा है वो अभी वर्तमान में आई है। राष्ट्रीय संकल्पना इससे पहले तो थी नहीं, लेकिन अगर एक बुनियादी तौर पर देखा जाए तो जिस क्षेत्र के आलोक में वो शासन कर रहे थे तो उनका एक विस्तृत शासन था, उन्होंने केंद्रीय शासन की स्थापना की, तो उन संदर्भ सीमित संदर्भों में उन्हें राष्ट्रीय शासक माना जा सकता है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।